तो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसा काम कर रहे हैं, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ आ रहा है और अपने नोट्स अच्छे तरीके से बना रहे हो। हमारा जो मेन टारगेट है कि बेसिक कंसेप्ट्स को समझना, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें पता लग जाए कि जो कुछ केमिस्ट्री की बुक में लिखा हुआ है उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, रट्टेबाजी नहीं करनी। स्टूडेंट, बार बार मैं कहता हूँ कि हमारा मकसद रट्टेबाजी का नहीं है। स्टूडेंट्स, हम रट्टेबाजी नहीं करते, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ों को जो केमिस्ट्री में लिखा हुआ है उसको समझ लें, उसको हम समझ लें स्टूडेंट्स। तो मेन हमारा टारगेट क्या है कि समझना जो भी कुछ हमने लिखा हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज स्टूडेंट्स सरफेस केमिस्ट्री। अब देखो कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है स्टूडेंट। सरफेस केमिस्ट्री में आज का जो टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर शुरू हुआ है, ये देखो, ये बहुत अच्छा टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री। ये बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम में इसमें देखो ज़्यादातर डेफिनेशंस हैं, उनको समझना है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, सीधे ही डेफिनेशन पूछी जाती हैं। तो इसलिए कोई न्यूमेरिकल दिख नहीं रहा, तो फिर इससे जो भी चीज़ें हैं हमें अगर समझ आ जाएंगी तो हम आसानी से उनके आंसर कर देंगे। ज़्यादातर मेरे लेक्चर में हमेशा क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं। जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं पिछले पेपरों में, बोर्ड में, या कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट, उनको मैं इसी लेक्चर्स में हमेशा यूज़ करता हूँ और डिस्कस करता हूँ। तो अपने कॉपी और कलर्ड पेन्स को तैयार रखिए जब भी आप मेरे साथ क्लास लेते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, मैं भी कलर्ड पेन का यूज़ करता हूँ, आप उसको कलर्ड पेन से नोट कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपके कमिंग बोर्ड पेपर्स में। और जो भी कोर्स में आना है हमने उसको यहाँ पर सॉल्व करना है आपके सामने। इसलिए मतलब एक चीज़ पे ध्यान रखो, फोकस करो, कंसंट्रेट करो, हार्ड वर्क करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, रिकैप करो, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो हम करवा रहे हैं उनके ऊपर आप अटेंशन पे करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरफेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जब मैं कोई वर्ड लिखता हूँ पहले ही कहता हूँ इसका मतलब क्या है। सरफेस है, कोई सरफेस, किस चीज़ का सरफेस होता है स्टूडेंट्स? देखो, कोई सॉलिड है या लिक्विड है। मैं कह रहा हूँ कोई सॉलिड है या लिक्विड है, कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है, कोई सॉलिड है या लिक्विड है स्टूडेंट्स, उसका कोई सरफेस होता है, कोई सरफेस होता है। तो सरफेस जब होता है, मैं ये कह रहा हूँ कोई सॉलिड या लिक्विड है, उसका सरफेस होता है। तो मैं उसको ऐसे एक हाइफन मैंने लगा दिया, उससे रिप्रेजेंट करता हूँ कि सॉलिड और लिक्विड का एक सरफेस है, इसे मैं इंटरफेस कह रहा हूँ। लो, इंटरफेस है, मतलब ये फेस है, ये इंटरफेस है, ये इसका फेस है, ये इसका फेस है, उसका इंटर है, ये इंटर है, मतलब दोनों यहाँ पर एक इंटरफेस बना है। ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं स्टूडेंट जहां पर आप ये देखते हो? देखो, जब एक कई ऐसी केमिस्ट्री में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जहां पर आप ये इंटरफेस को एक्सपीरियंस करते हो। तो स्टडी ऑफ द सरफेस फिनोमिना, स्टडी ऑफ द इंटरफेस, इंटरफेस इज द ब्रांच ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, इज द ब्रांच ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। तो किस चीज की स्टडी हम कर रहे हैं? इंटरफेस की। किसके अंदर? सॉलिड और लिक्विड के अंदर, या इंटरफेस होगा या सरफेस के अंदर। तो यहाँ पर देखो, अगर आपने एक सोल्यूशन लिया, एक सोल्यूशन लिया स्टूडेंट, उसके अंदर क्या हुआ? क्रिस्टल बनने शुरू हो गए। मैं कह रहा हूँ एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस देखो, मान लो क्रिस्टलाइजेशन हो रही है। तो स्टूडेंट, क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है कि आपके पास एक सोल्यूशन है, आपके पास एक सोल्यूशन है स्टूडेंट, तो इसमें क्रिस्टल बनने शुरू हो गए, ऐसे सॉलिड सेपरेट होना शुरू हो गया। तो अब ये इंटरफेस बनेगा किसका? ये सॉलिड का और लिक्विड का, सॉलिड का और लिक्विड का इंटरफेस बनेगा। तो ये इसी तरह जब कोई सॉलिड डिसॉल्व होता है, जब डिसोल्यूशन होती है स्टूडेंट, जब डिसोल्यूशन होती है, डिसोल्यूशन में क्या होता है? आपने NaCl को पानी में डाला तो ये डिसॉल्व हो रहा है, तो फिर सॉलिड सॉलिड था सोडियम क्लोराइड और वाटर के अंदर जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? एक सरफेस के ऊपर इंटरफेस, इंटरफेस के ऊपर इंटरफेस बनने वाला है जहां पर सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पर सॉलिड लिक्विड की मैंने बात की ज्यादातर। इसी तरह जब कोई इलेक्ट्रोड को मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर देता हूँ, तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो इलेक्ट्रोड प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोड प्रोसेस होती है, तो वहां पर क्या होता है स्टूडेंट? एक इंटरफेस होता है, किसका? एक सॉलिड का, इलेक्ट्रोड का, और लिक्विड जो है वो सोल्यूशन का। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तुमने रस्टिंग ऑफ आयरन देखी?
रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होती है? सरफेस पे होती है स्टूडेंट, सरफेस फिनोमिना है। मैं कह रहा हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये सरफेस फिनोमिना है स्टूडेंट, सरफेस पे होता है। जो आयरन का सरफेस होता है उसके ऊपर यहाँ रस्टिंग शुरू हो जाती है। ये जो सरफेस है, ये मेरा आयरन था, तो इसके सरफेस के ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? रस्टिंग हो रही है, रस्टिंग हो रही है। तो ये सरफेस के ऊपर शुरू हो जाती है रस्टिंग। तो ये एक सरफेस फिनोमिना है। तो इन सारी चीज़ों को हम जो स्टडी करते हैं वो सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। और सरफेस केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स पहले, सबसे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस को समझना है। देखो केमिस्ट्री में करते क्या है, डेफिनेशंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, हम उनको समझते हैं और डेफिनेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन ही पेपर में आ जाते हैं, आपने देखा होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ सॉलिड्स जो होते हैं, कुछ जो सॉलिड्स होते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब गैस मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेस। आपने देखा होगा कि जो सॉलिड्स होते हैं, कुछ जो सॉलिड्स होते हैं, उनके पास एक टेंडेंसी होती है स्टूडेंट, उनके पास एक टेंडेंसी होती है। किस चीज की टेंडेंसी होती है? टू एब्जॉर्ब। क्या ये एब्जॉर्ब करते हैं? गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस के ऊपर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उनकी एक टेंडेंसी होती है। तो जैसे मैंने कहा चारकोल, चारकोल का नाम आपने सुना है। चारकोल जो होता है अगर आपने पाउडर फॉर्म में लिया तो ये क्या करता है कि अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है स्टूडेंट, किसको? गैस के मॉलिक्यूल्स को, गैस के मॉलिक्यूल्स। इसी तरह सिलिका जेल होता है स्टूडेंट, एक सिलिका जेल होता है। इसी तरह क्ले होता है, एल्यूमिना होता है, जियोलाइट्स होते हैं स्टूडेंट, जियोलाइट्स। ये सब क्या होते हैं? इनका नाम तुमने सुना था, ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के भी आते हैं जब हम स्टडी करेंगे। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? यही अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं इनको, गैस के पार्टिकल्स को, गैस के मॉलिक्यूल्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे एब्जॉर्ब स्टूडेंट्स, दे एब्जॉर्ब स्टूडेंट गैस मॉलिक्यूल्स। या ये वाटर भी एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत सारे एटमॉस्फेयर में वाटर होता है। तो ये सारी जो फिनोमिनन मैं दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये एड्जॉर्प्शन वाली बातें हैं। इसे ही एड्जॉर्प्शन कहा जाता है कि जब अपने सरफेस के ऊपर कोई गैस के पार्टिकल सॉलिड एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी कंसंट्रेशन उसके सरफेस के ऊपर ज़्यादा हो जाती है, उसी को हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं स्टूडेंट। तो ये जितना भी मैंने बताया, सिलिका जेल, क्ले, ऐसे कोलाइड्स भी होते हैं, ऐसे कोलाइड्स भी होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं स्टूडेंट। मेटल्स भी होते हैं। देखो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि निकल जो होता है, प्लेडियम जो होता है स्टूडेंट, प्लाटिनम जो होता है, ये एज ए कैटालिस्ट यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? कैटालिस्ट। मतलब जब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हम करते हैं स्टूडेंट्स, कौन सी रिएक्शन करते हैं? हाइड्रोजिनेशन स्टूडेंट्स। तो किसकी हाइड्रोजिनेशन करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? याद है किसी को? हाइड्रोजिनेशन जब मैं कह रहा हूं किसकी हाइड्रोजिनेशन करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोई बता सकता है किसकी हाइड्रोजन की जाती है केमिस्ट्री में? बोलो, तुमने स्टडी की थी कोई रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन स्टडी किया था? कहाँ किया था तुमने? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डबल बॉन्ड तुमने देखा था स्टूडेंट्स। एल्कीन्स होते हैं, उनमें तुमने कहा हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, लेकिन क्या रिएक्शन ऐसे हो जाएगी? आंसर इज नो। लेकिन मैंने अगर निकल डाल दिया स्टूडेंट, पाउडर करके निकल डाल दिया, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ था स्टूडेंट? हाइड्रोजन ऐड हो गई थी, हाइड्रोजन ऐड हो गई थी। तो ये रिएक्शन तुम्हें समझ में आई? तो इसने क्या काम किया स्टूडेंट? तुमने कहा सर ये तो कैटालिस्ट होता है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें मैं कैटालिस्ट का यूज कर रहा हूं। हैबर प्रोसेस में जब मैंने अमोनिया बनाया था तो मैंने आयरन का यूज किया एज ए कैटालिस्ट स्टूडेंट्स। तो ये कैटालिस्ट क्या होते हैं? ये अपने सरफेस के ऊपर ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्टूडेंट, उसके बाद ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। वैसे वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो ये सारे जो फिनोमिनन मैंने दिखाए, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एड्सॉर्प्शन स्टूडेंट्स, एड्सॉर्प्शन। तो ये यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब किया। अब मैं एक सोल्यूशन लेता हूँ स्टूडेंट, यहाँ ये लो एक सोल्यूशन मैंने लिया, एसिटिक एसिड का सोल्यूशन लिया। मेरे पास क्या है स्टूडेंट? एसिटिक एसिड, एक्वस मैंने लिख दिया। एक्वस का मतलब आप समझते हैं स्टूडेंट कि पानी के अंदर एसिटिक एसिड है, एक्वस है। इसके अंदर मैंने चारकोल डाल दिया। मैंने क्या डाला स्टूडेंट जी? चारकोल डाल दिया। अब क्या होगा बताओ, कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या होगा? इसके अंदर चारकोल पाउडर डाल दिया तो क्या करेगा चारकोल? बताओ, कोई स्टूडेंट बता सकता है मुझे क्या करेगा चारकोल? स्टूडेंट्स बताओ, किसके पास है इसका जवाब?
एसिटिक एसिड सोल्यूशन मैंने लिया, उसमें चारकोल डाल दिया, बताओ फिर क्या होगा। कोई एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन थी, मैंने 0.1 मोलर लिया था। कंसंट्रेशन तुम्हें पता ही कैसे लगते हैं, 0.1 मोल पर लीटर मैंने लिया था। स्टूडेंट्स क्या चीज ली थी, एसिटिक एसिड। इसमें मैंने डाल दिया चारकोल, तो बताओ क्या होगा, कुछ होगा या कि कुछ नहीं होगा, क्या होगा, कोई बता सकता है स्टूडेंट, बोलो। तो चारकोल एक बहुत अच्छा एड्जॉर्बेंट होता है, यहां भी देखा तुमने, इसने गैस के मॉलिक्यूल को एड्जॉर्ब कर लिया था, और यहां पर ये एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेगा। स्टूडेंट्स क्या करेगा, एसिटिक एसिड को एड्जॉर्ब कर लेगा। एसिटिक एसिड सल्यूट है हमारा यहाँ, तो एसिटिक एसिड मेरा स्टूडेंट सल्यूट है, इसको एड्जॉर्ब कर लेगा। मैं डी लिख रहा हूं, बी नहीं लिख रहा, देखो अभी फर्क बताऊंगा आपको दोनों में क्या है। एड्जॉर्प्शन हो रहा है सरफेस के ऊपर हो रहा है, बल्क में नहीं हो रहा, सारे चारकोल के अंदर नहीं घुस गया, वो सिर्फ ऊपर सरफेस पे बैठ जाता है, सरफेस पे बैठ जाता है, उसी को एड्जॉर्प्शन कहते हैं। स्टूडेंट ये सारे एग्जांपल जो हमने दिए स्टूडेंट, ये एड्जॉर्प्शन के हैं। अब ये हमें समझ में आई कि सॉलिड्स की टेंडेंसी है कुछ की, ऐसे जो बहुत अच्छे एड्जॉर्बेंट्स हैं वो अपने सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स को एड्जॉर्ब कर लेते हैं स्टूडेंट। लिक्विड भी जैसे वाटर है उसको भी एड्जॉर्ब कर सकते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स को भी एड्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन ये सरफेस के ऊपर होता है सिर्फ, इसी को हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं स्टूडेंट। तो पहली चीज जो मैं बता रहा हूं, पहली जो डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन सीधी एग्जाम में आती है, क्या आती है सीधी एक नंबर में, तो डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो पहली चीज मैंने क्या बताई स्टूडेंट, आप कह रहे हो व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, तो बताओ कि पहली चीज हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट इज एड्सॉर्प्शन। तो मैंने कहा कि यहां पर मेरे पास एक सॉलिड है, ये लो एक सॉलिड का पीस पड़ा हुआ है, ये एक सॉलिड है मेरे पास, ठीक है जी, लो एक सॉलिड है मेरे पास। अब ये सॉलिड है, अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसके सरफेस के ऊपर आके चिपक जाते हैं, कहां पे, सरफेस के ऊपर, तो इसको मैंने क्या बोला, एड्सॉर्प्शन। आप ये समझ रहे लो, हुआ क्या कि सरफेस के ऊपर ये मॉलिक्यूल्स आके बैठ गए, ये चिपक गए हैं सरफेस के ऊपर, गैस के मॉलिक्यूल्स, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। तो ये था मेरा सॉलिड, इसके सरफेस के ऊपर आके ये बैठ गए हैं, इसी को कहते हैं एड्सॉर्प्शन। तो हुआ क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस, मैं ये कह रहा हूं एक्युमुलेशन ऑफ, डेफिनेशन क्या बन गई स्टूडेंट्स, एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज, एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज स्टूडेंट हुई है एट द सरफेस, इसी को क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। ये अंदर नहीं गए इसके बल्क में, इसे बल्क कहते हैं, बल्क में नहीं गए, ये ऊपर ऊपर बैठे होंगे, ऊपर ऊपर बैठे होंगे, तो ऐसे एड्सॉर्प्शन होती है। तो एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन में पता लग गई, एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस, इसके सरफेस पे। अब दो चीजें और होती हैं, एक होता है एड्सॉर्बेंट, अब ये पूछेगा व्हाट इज एड्सॉर्बेंट, सीधा ही क्वेश्चन। तो जो सब्सटेंस अपने सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब करता है स्टूडेंट, यहां पे देख रहे हो, जो सब्सटेंस ने गैस के मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लिया, उसी को ही एड्सॉर्बेंट कहते हैं। तो सब्सटेंस विच एड्सॉर्ब्स मॉलिक्यूल्स ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, वो सब्सटेंस विच एड्सॉर्ब्स, सब्सटेंस विच एड्सॉर्ब्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑन इट्स सरफेस, उसको क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेंट। डेफिनेशन है, केमिस्ट्री डेफिनेशन से भरी हुई है, कंसेप्ट से भरी हुई है, उनको समझना बहुत जरूरी है, और उनके ऊपर सीधे क्वेश्चन भी आते हैं, इसीलिए बता रहा हूं। तो एड्सॉर्बेंट कौन कौन से मैंने बताए जो बहुत अच्छे एड्सॉर्बेंट हैं, आपने कहा चारकोल है सर, चारकोल एक बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है स्टूडेंट। और आपने कौन से एड्सॉर्बेंट देखे, सिलिका जेल, एल्यूमिना, ये सब हम यूज करने जा रहे हैं।
आपने देखा होगा कि मार्केट से जो बहुत सारी चीजें बंद डब्बों में आती हैं, आजकल बंद पैकेट्स में आती हैं, उनके अंदर एक पाउच मिलता है आपको। एक पाउच होता है, वो खाने के लिए नहीं होता, उसके अंदर एक एड्सॉर्बेंट होता है, ज्यादातर चारकोल होगा, सिलिका जेल, एल्यूमिना। उसका क्या काम होता है कि वो जो मॉइस्चर होता है हवा का, या हवा के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ऑक्सीजन वगैरह, उनको एड्सॉर्ब कर लेता है। उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन होने वाली होती है, या जो बैक्टीरिया पैदा हो सकता है मॉइस्चर के कारण, या गैसेस जो अंदर प्रेजेंट है उसके कारण, वो नहीं होता। तो आजकल ये बहुत कॉमन चीज है, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि ये पाउचेस निकलते हैं, कोई भी सब्सटेंस आप बाजार से मंगाते हो, टैची खोलते हो, उसमें भी पड़ा होता है। तो वो क्या होते हैं, एड्सॉर्बेंट होते हैं। अगर उस पुड़िया को खोलोगे तो उसमें आपको क्या चारकोल दिखेगा, सिलिका जेल या ऐसे दिखेंगे, जो कि गैसेस या मॉइस्चर या एटमॉस्फेयर में, एयर में जो भी चीजें, उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने सरफेस पे, ताकि जो हमारी चीजें हैं, जैसे बरसात है, इसमें चीजें खराब हो जाती हैं, कीड़ा लग जाता है, फंगस लग जाता है, वो सबसे बचाती हैं, सबसे बचाती हैं। तो एड्सॉर्बेंट आपने देखा है कि जो कोल माइंस में लोग काम करते हैं, वो अपना क्या लगाते हैं, मास्क लगाते हैं। तो मास्क के अंदर क्या होता है, चारकोल होता है, ये एड्सॉर्ब कर लेता है पॉइजनस गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड या ऐसी जो गैसेस होती हैं। तो उस तरह वो अपना काम कर लेते हैं अंडर माइंस। अंडर माइंस देखा होगा, आजकल भी आप लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, कुछ मास्क देखे होंगे उनमें एक छोटा सा चिप लगा हुआ है, चिप लगा हुआ है कुछ मास्क में। तो वो एक एड्सॉर्बेंट है कोई, जो कि मतलब पॉइजनस गैसेस को या ऐसे मॉइस्चर वगैरह को एड्सॉर्ब कर लेता है, एड्सॉर्ब कर सकता है। तो ये एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन पता लगी, एड्सॉर्बेंट की पता लगी, और इसके बाद एड्सॉर्बेट क्या होता है स्टूडेंट, सारी डेफिनेशन आने वाली है एग्जाम में, सीधी की सीधी इन्हें नोट कर लो। जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब होता है स्टूडेंट्स, उसे एड्सॉर्बेट कहते हैं। क्या एड्सॉर्ब हो रहा है, जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन गैस एड्सॉर्ब हुई है स्टूडेंट, नाइट्रोजन गैस एड्सॉर्ब हुई है, या ये गैसेस एड्सॉर्ब हुई हैं, अमोनिया गैस मान लो एड्सॉर्ब हुई है। ये सारे पार्टिकल्स हैं जो एड्सॉर्ब हो रहे हैं, एड्सॉर्ब हो रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट, यहाँ पे एस्टिक एसिड एड्सॉर्ब हो गया, किसके ऊपर, चारकोल के ऊपर। चारकोल एड्सॉर्बेंट है, एस्टिक एसिड एड्सॉर्बेट है, एड्सॉर्बेट है। तो एक एक एड्सॉर्ब करता है, उसे एड्सॉर्बेंट कहते हैं, जो चीज एड्सॉर्ब होती है उसे एड्सॉर्बेट कहते हैं। तो ये वाले जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एड्सॉर्बेट हैं, और ये एड्सॉर्बेंट है, जिसके सरफेस के ऊपर आके ये चिपक रहे हैं, ये यहाँ पर स्टिक कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आपके घर के अंदर भी जब आपने देखा, जो वॉल्स आपकी होती हैं, वॉल्स होती हैं, जो दीवारें आपके घर के अंदर हैं, वो खाली हो जाती हैं, कुछ समय के बाद खराब हो जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, धीरे 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 वो उनके ऊपर स्टिक करती रहती हैं, स्टिक करती रहती हैं, एड्सॉर्प्शन होती रहती है, और इसीलिए फिर आपको दोबारा से डिस्टेम्पर या वाइट वॉशिंग करवानी पड़ती है आफ्टर 1 ईयर और सो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट, किस चीज के एग्जाम्पल मैंने बताए, ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए स्टूडेंट, ये सब एड्सॉर्प्शन है। कौन सी प्रोसेस बता रहा हूँ, एड्सॉर्प्शन। तो हमें समझ में आई कि बहुत सारे सॉलिड्स हैं जो अपने सरफेस के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब कर लेते हैं। चारकोल का नाम मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर इसके अलावा सिलिका जेल बताया, एल्यूमिना बताया, ये सब क्या करते हैं, ये क्यों एड्सॉर्ब करते हैं, ये सारी बातें अभी हम देखने जा रहे हैं। लेकिन इतना पता है कि एड्सॉर्प्शन हो रही है, एड्सॉर्प्शन हो रही है। आप अगर स्मोक में से निकल जाओ तो आपका मुंह काला हो जाता है स्टूडेंट, तो आपके मुंह के ऊपर भी गैस के पार्टिकल आके एड्सॉर्ब हो गए, या कुछ और पार्टिकल्स एड्सॉर्ब हो गए। देखो ये सारी एड्सॉर्प्शन है, हर चीज जो है वो एड्सॉर्ब करती है। और अगर एक्स्ट्रा प्योरिटी चाहिए तो वैक्यूम लगाना पड़ता है बहुत हाई, बहुत हाई, तब जाके गैस के पार्टिकल्स हम निकाल सकते हैं। अभी भी मेरे टेबल के ऊपर गैस के पार्टिकल बैठे हुए हैं, वो मुझे दिख थोड़ी रहे हैं, लेकिन वो अभी भी स्टिक कर रहे हैं। तो सॉलिड के सरफेस के ऊपर हम देखा कि कुछ ना कुछ एड्सॉर्प्शन हो रही है, और कुछ सॉलिड बहुत ही ज्यादा एड्सॉर्ब करते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स पोरस होता है। उनके स्ट्रक्चर में पोर्स होते हैं स्टूडेंट, ऐसे खाली खाली पोर्स होते हैं, जिनका साइज छोटा छोटा होता है, जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स या कोई और मॉलिक्यूल जाके बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। सॉलिड स्टेट के चैप्टर में देखा होगा, इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं स्टूडेंट। तो अब ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया कि केमिस्ट्री में डेफिनेशनों ने कमाल किया हुआ है, और डेफिनेशन भी हमें आनी चाहिए, और सीधे क्वेश्चन एक एक नंबर में आते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, व्हाट इज एड्सॉर्बेट, व्हाट इज एड्सॉर्बेंट, इन सब की डेफिनेशन हमने तुम्हें बताई। अब देखो, इस बोर्ड को मैं मिटा देता हूं, चलो लो,
देखता हूँ, ये रबड़ है मेरे पास, लो मैं एक रबड़ का इस्तेमाल करता हूँ। अब एक रबड़ मैंने बनाया है, अब देखता हूँ कि इससे ये मिट जाता है, ताकि मैं अब इसको लिखता हूँ। मिट गया, देखो बोर्ड को मिटा रहा हूँ भाई, मैं भी सीख रहा हूँ तुम्हारे जैसे। जैसे है, जैसे ऑनलाइन पे मैं आया कोरोना के बाद, तो मुझे भी सब सीखना पड़ रहा है। जिंदगी प्रोसेस एक लर्निंग है स्टूडेंट, जिंदगी, आई बिलीव एवरीथिंग इज ए लर्निंग प्रोसेस। टीचर कोई टीचर नहीं होता, टीचर एक स्टूडेंट होता है जो लर्न करता है अपने स्टूडेंट से, और जहां जहां वो पढ़ता है या पढ़ाता है वो भी लर्न करता है। लाइफ इज ए लर्निंग प्रोसेस और कुछ भी नहीं। अगर हम लर्न नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ डेड ही है, हम मरे हुए ही हैं स्टूडेंट्स। हमें सीखना है, लर्न करना है जिंदगी में, और फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। कोई सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है, कोई आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ विदाउट हार्ड वर्क दुनिया के अंदर। ये सोचो कि मैं ओलंपिक्स का बहुत टॉप का प्लेयर बन जाऊंगा बिना मेहनत के, इम्पॉसिबल। अगर उनके बारे में पढ़ोगे, मेरे पास 500 किताबें मौजूद हैं, टॉप मोस्ट सेलर बुक्स हैं वो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की, इस तरह से जिनके बारे में लिखा हुआ है सक्सेसफुल और कामयाब व्यक्तियों की जिंदगी। 5 बजे शुरू हो जाती है सुबह, जब सारे देश में लोग सो रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, स्टूडेंट हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। उनकी एक रूटीन होती है, उनकी हैबिट्स होती हैं, जिसको वो फॉलो करते हैं, तब जाके वो टिके रहते हैं, नहीं तो गिर जाएंगे स्टूडेंट। तो इसलिए हमें सीखना है, और हर बुरे वक्त में कोई अच्छी चीज भी होती है, अपॉर्चुनिटी होती है एडवर्सिटी में कुछ ना कुछ नया सीखने की। तो मैं ऑनलाइन सीख रहा हूँ, पहले चौक के बोर्ड से घिस रहा था, अब ये भी यूज कर रहा हूँ, फिर इसके ऊपर भी ढूंढूंगा और क्या कर सकता हूँ। तो आप बात मेरी समझे कि आपको भी सब कुछ करना है, सीखना है स्टूडेंट, सीखना है। और हमें एक ही बात मैंने कही, मेरा एक ही मकसद, टू डी कोड द एनसीईआरटी केमिस्ट्री। फिर मैं बीएससी की केमिस्ट्री को भी डी कोड करने जा रहा हूँ, एमएससी की को भी करने जा रहा हूँ। इस तरह से मैं करता जाऊंगा जितना समय मेरी जिंदगी में होगा। मैं 10 सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं इसलिए पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा। यही मैंने स्टूडेंट को बताया, नीट करो जी करो भाई, पढ़ोगे तो करोगे, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती स्टूडेंट, ये बताना चाहता हूँ जिंदगी में। मैंने ऐसे लोग देखे जो जीरो थे, वो बहुत कुछ कर गए देश में। ऐसा कुछ नहीं है कि जो जीरो है वो कुछ नहीं कर सकता, जीरो से हीरो बन सकते हैं। तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू। तो स्टूडेंट देखो कि अब बोर्ड खाली हो गया, अब देखो कि अभी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं, बहुत मजा आने वाला है। मेरी क्लास में मजा ही मजा होता है, स्टोरी होती है, हिस्ट्री होती है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों की किताबें मैं पढ़ रहा था। देखो और कोई भी तुम में से वैज्ञानिक बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता। हमने क्या क्या देख लिया, व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, क्वेश्चन आया व्हाट इज एड्सॉर्प्शन 1 नंबर में, और आपने आंसर कर दिया। accumulation of gas molecules on the surface of a solid or liquid is called adsorption। बस एक ही नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर का आंसर। देन क्वेश्चन आया व्हाट इज एन एड्सॉर्बेंट स्टूडेंट, ये आ चुके हैं पेपरों में, डेफिनेशन सीधी 1 नंबर की होती है। वो सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच एड्सॉर्ब्स एड्सॉर्बेट ऑन इट्स सरफेस, जैसे चारकोल मैंने बोला, पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा सरफेस एरिया हो जाता है, दे आर बिकम मोर एक्टिव। एड्सॉर्बेंट की डेफिनेशन में पता लग गई। देन मैं शायद व्हाट इज एड्सॉर्बेट स्टूडेंट, जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब होता है, मैंने कहा गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्सॉर्ब हो गए सिलिका जेल के ऊपर, तो वो एड्सॉर्बेट है, एड्सॉर्बेट है। सब्सटेंस विच इज which gets absorbed on the surface is called the adsorbate। उसके बाद में अब मैं आया desorption पर स्टूडेंट, व्हाट इज desorption। देखो हर चीज का मीनिंग होता है, डी का मतलब जॉर्प्शन को खत्म कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं भाई। डिसॉर्प्शन मींस द सब्सटेंस व्हिच वाज एब्सॉर्ब्ड इज रिमूव्ड। मतलब तुम्हें समझ में आई कि यहां पर मेरे पास एब्सॉर्बेंट है, ये बल्क है, इसे बल्क कहते हैं, इसके अंदर की जो चीज है उसे बल्क कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर चिपके हुए थे, इसे एड्सॉर्प्शन हो गई। ये जब वापस बाहर आ गए स्टूडेंट, और ये क्या हो गई, डिसॉर्प्शन। ये क्या हुई, डिसॉर्प्शन। ये मॉलिक्यूल्स कैसे, मैंने हीट कर दिया स्टूडेंट, तो ये टूट के बाहर आ गए, तो ये डिसॉर्प्शन हो गई स्टूडेंट। डेफिनेशंस की बात बता रहा हूं, मैंने यहाँ लिखी हैं, आपके लिए लिखी हैं, कोई यानी नहीं लिखी, दोबारा से समझा रहा हूं। अब एक एब्सॉर्प्शन भी होता है स्टूडेंट, देखो यहां पर अब आ गया क्वेश्चन एग्जाम में,
ये बी लिखा है मैंने स्टूडेंट, ये डी लिखा है, दोनों में फर्क है। एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना, या बल्क, ये पार्टिकल्स बल्क के अंदर चले जाते हैं, बल्क के अंदर सारे उसके अंदर घुस जाते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मैं कह रहा हूं सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली distributed, uniformly distributed in the bulk of the substance, मैंने bulk का वर्ड यूज किया, bulk of the adsorbent, मतलब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट में फर्क समझ में आया। तो जो एड्सॉर्बेंट था उसके अंदर सारे घुस गए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन। तो देखो यहां पर हमने कहा कि अभी क्वेश्चन में आने वाला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे 6th क्वेश्चन, हर नंबर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, व्हाट इज एड्सॉर्बेंट, व्हाट इज एड्सॉर्बेंट, व्हाट इज डिसॉर्प्शन, ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं। व्हाट इज एब्सॉर्प्शन, अब मैं पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस स्टूडेंट्स बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, इन दोनों में डिफरेंस बताना है, दोनों में डिफरेंस बताना है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो एड्सॉर्प्शन तो सरफेस फिनोमिना है, एब्सॉर्प्शन बल्क फिनोमिना है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स अंदर चले जाते हैं बल्क के, थ्रू आउट गेट एड्सॉर्ब्ड हो जाते हैं, थ्रू आउट गेट एड्सॉर्ब्ड हो जाते हैं, जैसे देख रहे हो। और ये पहले जो होती है ये फास्ट होती है, बाद में स्लो हो जाती है। इसका रेट हमेशा सेम रहता है स्टूडेंट, इसके रेट में कोई चेंज होने वाली नहीं है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ये डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी, सेम ही है। और एग्जाम्पल पूछ लिया उसने, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ, अब एग्जाम्पल देना है किसका, एक एड्सॉर्प्शन का और एक एब्सॉर्प्शन का। तो एड्सॉर्प्शन के तो तुम्हें मैंने बता ही दिया भाई, ये लो चारकोल ने क्या किया, एड्सॉर्ब कर लिया अपने सरफेस के ऊपर गैसेस को, गैस के मॉलिक्यूल्स को। और देखो सिलिका जेल है, सिलिका जेल जो होता है ये वाटर को स्टूडेंट, ये जो मेरा वाटर है इसको एड्सॉर्ब कर लेता है, क्या करता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड या गैस, जो भी अगर एटमॉस्फेयर में वेपर होते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में गैस की फॉर्म में है, इसने एड्सॉर्ब कर लिया। और एक कैल्शियम क्लोराइड होता है स्टूडेंट, ये एनहाइड्रस है, इसमें पानी नहीं है, लेकिन ये पानी को एब्सॉर्ब कर लेता है स्टूडेंट, वाटर है ना, तो ये वाटर अगर एटमॉस्फेयर में थी तो ये एब्सॉर्ब कर लेता, क्या करता है, एब्सॉर्ब कर लेता, ये गीला हो जाएगा, सारा गीला हो जाएगा। तो ये वाटर को एब्सॉर्ब कर गया, इसके अंदर चले गया पानी, किसके अंदर, इसके सारे के अंदर पानी चले गया। यहाँ पे हमने एग्जांपल दिए डिफरेंस बिटवीन एब्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन स्टूडेंट्स। तो कोई डाउट दिखा तुम्हें, कोई स्टूडेंट को कोई डाउट है अभी तक? ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और एक प्रोसेस होती है ज़ॉर्प्शन स्टूडेंट। ज़ॉर्प्शन क्या होती है, कुछ ऐसा होता है कि दोनों ही हो जाती हैं, एक सब्सटेंस ऐसा होता है जिसमें दोनों ही चीजें दिखाई देती हैं, मतलब एब्सॉर्प्शन भी होगी और एब्जॉर्प्शन भी होगी स्टूडेंट, दोनों ही होगी। और मजा आया कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं। अब बता सकते हो ऐसा आपके पास कोई सब्सटेंस ऐसा है जो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों कर सकता है? आपके पास कोई एग्जांपल है? आपने देखा होगा वो फोम टाइप सरपंच सा होता है, वो क्या करता है कि पानी रखोगे तो वो एब्जॉर्ब भी करता है, एब्जॉर्ब उस सरफेस पे भी आता है, अंदर भी चले जाता है। तो एब्जॉर्प्शन भी होती है जिसमें दोनों प्रोसेसेस हो जाती हैं स्टूडेंट्स। तो हमें समझ में आई अब तक ये सारी बातें हैं। कोई भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, ये लाइव इंटरेक्शन है स्टूडेंट, मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है इनमें, ये सारी डेफिनेशनें थी क्वेश्चन में, पेपर में सीधी आती हैं, एक नंबर की होती हैं। तो यहाँ पर हमें समझ में आई केमिस्ट्री में डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। रट्टेबाजी नहीं करनी, मैंने पहले ही बता दिया, हमारे साथ रट्टेबाजी नहीं चलेगी, एग्जाम में भी नहीं चलती, तो मेरे से क्या क्या करोगे? समझ लो। तो यहाँ पर हमें ये बातें समझ आ गई। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब देखो कि हमने क्या किया। अब हमें एविडेंस चाहिए भाई साहब स्टूडेंट्स। एविडेंस क्या होती है? ओह, साइंस में तो एविडेंस की जरूरत पड़ती है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। बताओ तुम जो बोल रहे हो सही है गलत है? तो हमने कहा ठीक है जी, चलो चेक करते हैं। आपने क्या किया,
एक्सपेरिमेंट किए, क्या सिंपल तुम कर सकते हो। आपने रेड इंक ले ली स्टूडेंट्स, रेड इंक यूज करते हो, इसके अंदर आपने चारकोल डाला, पाउडर पाउडर करके चारकोल डाल दिया, इसको शेक कर दिया स्टूडेंट, शेक कर दिया। अब बताओ, कोई भी स्टूडेंट बता सकता क्या क्या होगा, क्या देखा हमने, है किसी के पास आंसर? सोचना है भाई, सोचना है, साइंस पढ़ रहे हो, सोचना ही तो है, और क्या करना है। अब ये इंक जो है कलरलेस हो जाएगी स्टूडेंट, कलरलेस हो गई, तो कलर कहां चले गया भाई? अब बताओ स्टूडेंट, कलर कहां गया, इसका कलर क्या था? इसके अंदर थे रेड डाइज होती हैं, डाइज होती हैं, कंपाउंड्स होते हैं सॉलिड, वो चारकोल ने एड्सॉर्ब कर लिए। किसने एड्सॉर्ब कर लिए स्टूडेंट? चारकोल ने। तो ये कलरलेस हो गया। ये हमारे पास एविडेंस है किसकी? एड्सॉर्प्शन की। आपको पता है शुगर मिल्स में चीनी बनाई जाती है, बनाई जाती है शुगर। तो वो जो शुगर होती है स्टूडेंट्स, वो येलो कलर की होती है जब बनती है। अब येलो कलर की क्यों होती है स्टूडेंट्स? क्योंकि वो इम्प्योरिटीज होती हैं, ये इम्प्योरिटीज होती हैं, इसको चारकोल के ऊपर से पास कर दिया जाता है, तो आपको मिलती है व्हाइट शुगर। आपको पता होगा जब पैकेट में खरीद के लाते हो सफेद रंग की चीनी, और उसकी कॉस्ट भी बदल जाती है, वो अलग अलग टाइप की। आप सोचोगे चीनी तो चीनी है, कोई महंगी है कोई सस्ती है, जितना ये करते हैं उसकी, ये चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है इम्प्योरिटीज को, येलो येलो सारा मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये व्हाइट कलर की चीनी मिल जाती है जो मार्केट में बिकती है स्टूडेंट। इसके भी कई ब्रांड है, तो यहां पर एब्जॉर्प्शन हो गई स्टूडेंट। अब मैंने क्या किया कि लो, ये लो, यहां पर मेरे पास एक इंक है, अब मैंने इसमें चौक डाल दिया, ये लो चौक, पूरा चौक चले गया इंक में। चौक को बाहर निकाल लिया स्टूडेंट, तो किस कलर का मिला? अगर ये ब्लू था तो ब्लू कलर आ गया सारे चौक के ऊपर। ठीक है जी, चौक को मैंने तोड़ा, ब्रेक कर दिया, अंदर से व्हाइट निकला, अंदर से व्हाइट निकला। ये क्या शो करता? ये जो इंक थी रेड वाली, वो सिर्फ सरफेस पे एड्सॉर्ब हुई है स्टूडेंट, से चौक के सरफेस पे एड्सॉर्ब हुई है, अंदर तो व्हाइट है चौक तोड़ा तो। लेकिन पानी जो था वो अंदर भी था और बाहर भी था, वाटर तो अंदर भी गया और बाहर भी गया। देखा, वो अंदर से गीला था, ऊपर से भी गीला था, तो वाटर तो एब्जॉर्ब हो गया और इंक जो होगी वो एड्सॉर्ब हो गई, इंक जो होगी वो एड्सॉर्ब हो गई स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं। और जब स्टूडेंट्स एयर होती है, एयर के अंदर क्या मॉइस्चर होता है आपको पता है? वाटर होता है स्टूडेंट, ये वाटर लिक्विड भी होता है एयर के अंदर, वाटर गैस की फॉर्म में ऊपर। आपको चाहिए ड्राई एयर, मुझे चाहिए स्टूडेंट ड्राई एयर, तो ड्राई एयर कैसे बनाऊंगा? हम क्या करते हैं कि एक जार है मेरे पास, एक जार है, उसमें सिलिका जेल डाल देते हैं। तो सिलिका जेल क्या करेगा स्टूडेंट? ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, H2O जो मेरे पास था ना, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा स्टूडेंट्स, तो मेरे ड्राई एयर मिल जाएगी। तो ये यूज होती है केमिस्ट्री लैब में, केमिस्ट्री लैब में हम यूज करते हैं टू ड्राई द एयर। क्यों? कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जो जार में, जब हमारे पास जार में एयर तो होगी ना, एयर में मॉइस्चर भी होगा, तो उसे ड्राई करने के लिए हम सिलिका जेल का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जितने भी डब्बे आप खरीद रहे हो उनमें एक पाउच मिलेगा, वो सिलिका जेल होगा या चारकोल होगा, जिसका मकसद है कि ये जो एयर है उसको ड्राई करना, जो आपके बॉक्स वगैरह खराब ना हो, जो भी सामान उसमें रखा गया वो खराब ना हो। तो ये हमने जो बातें बताई वो एविडेंस थी। अब एक एक्सपेरिमेंट मैंने और कर दिया स्टूडेंट, क्या किया? देखो मैं कह रहा हूं, मैंने यहां पे क्या लिखा है, वो कह रहा हूं, इफ ए गैस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO, Cl2, NH3, SO2 is taken in a closed vessel containing powdered charcoal, it is observed the pressure of the gas in the enclosed vessel decreases। हुआ क्या? मेरे पास देखो क्या है, यहां पर मेरे पास मैंने ऊपर से बंद कर दिया, एक गैस है, गैस है,
इसका कोई प्रेशर होगा स्टूडेंट्स? यस और नो प्रेशर? चलो, तो प्रेशर को कैसे मेजर करते हो? एक मैनोमीटर फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट है, जब जो भी लगाऊंगा मैं मैनोमीटर, प्रेशर मेजर कर लिया। अब तुमने इसके अंदर क्या डाल दिया? चारकोल। इसके अंदर चारकोल डाल दिया स्टूडेंट्स। जब इसके अंदर मैंने चारकोल डाल दिया स्टूडेंट्स, तो चारकोल क्या करेगा स्टूडेंट्स? ये गैस के मॉलिक्यूल्स को चारकोल कर लेगा एड्सॉर्ब। क्या करेगा? चारकोल को एड्सॉर्ब कर लेगा गैस के मॉलिक्यूल्स को। तो बताओ प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बताओ, अगर गैस एड्सॉर्ब हो गई तो प्रेशर शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज। बताओ, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? कौन बताएगा इसका आंसर? जल्दी बताओ, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, ज्यादा 30 सेकंड होते। बताओ प्रेशर बढ़ा या कम हुआ? बोलो, कौन बता रहा? इसमें मुश्किल क्या है? अरे गैस है, उसके अंदर चारकोल डाल दिया, गैस का एक प्रेशर था, मैंने मेजर कर लिया था मैनोमीटर से। अब प्रेशर बढ़ा या कम हुआ? बताओ किसने आंसर किया है? तो प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट? कम हो जाएगा, गैस एड्सॉर्ब हो जाएगी, चारकोल गैस को एड्सॉर्ब कर लेगा, प्रेशर गैस का कम हो गया। एक्सपेरिमेंट करके हमने ऐसा पाया, ये ऑब्जर्व किया, ये भी एक एविडेंस है। ये सारी एविडेंसेस मैंने दी हैं जिसे ये प्रूव करते हैं। एग्जाम में आया, गिव एन एविडेंस टू शो द एड्सॉर्प्शन फिनोमेना। क्वेश्चन क्या आया? गिव एन एविडेंस टू शो द एड्सॉर्प्शन फिनोमेना। तो स्टूडेंट्स, हमने इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए एड्सॉर्प्शन के, एब्जॉर्प्शन पे और एब्जॉर्प्शन के भी दिए, जो दोनों ही चीजें हुई। चौक का भी एग्जांपल दिया कि जब मैंने इंक में डाला तो क्या हुआ। ये सारा का सारा जो है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट पार्ट जो हम आपको करा रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री हमने शुरू की है, तो ये सारी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप जो नोट्स बनाते हो बहुत ध्यान से बनाते हो, कहीं कलर्ड पेन्स का इस्तेमाल करते हो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलर्ड पेन से लगा लेते हो, कलर्ड पेन से लगा लेते हो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि फिर एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएंगे, सीधा आंसर लिखना, कुछ भी नहीं करना आपको। यहां तक हमें समझ में आई स्टोरी? अच्छा, अब आगे एक और बताते हैं आपको। देखो, एक चीज की बात यहां की जा रही है, आपको दिख रहा है एंथैल्पी और हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं कह रहा हूं कि जब गैस के मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आके एड्सॉर्ब हो गए तो हीट निकली। क्या निकली? हीट निकली। मैं ये कह रहा हूं हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखते हैं इसके बारे में मैं आप क्या बताना चाहता हूं। देखो, यहां पर जो बात मैं बता रहा हूं स्टूडेंट कि आपको ये कह रहे हैं कि जो एड्सॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है स्टूडेंट। अब ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, वाई वाई। देखो यहां पर एक क्वेश्चन आ गया आपको, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पेपर के लिए और कई बार आ चुका और फिर आएगा। अब बताओ कोई स्टूडेंट है जो आंसर कर सकता है? क्या एड्सॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा? हमेशा हीट निकलेगी? यस और नो? कौन आंसर करेगा? कौन आंसर करेगा? केमिस्ट्री में मैं ये कह रहा हूं डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन इज नेगेटिव, ये माइनस है। इसका आंसर कौन करेगा? है किसी के पास आंसर? बोलो, कोई दे सकता है इसका आंसर स्टूडेंट तुम्हारे में से? अरे हो क्या रहा है तुम्हें? मैंने क्या बताया? देखो यहां पर ये मेरा सरफेस है, ये मेरा बल्क है, इसके ऊपर ये मॉलिक्यूल्स थे गैस के, मान लो दूर दूर। अब ये यहां पर आके बैठ गए, इस सरफेस के ऊपर आके बैठ रहे हैं। बताओ ये मॉलिक्यूल्स कहाँ आ रहे हैं? सरफेस के ऊपर, अंदर थोड़ी जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। कैसे बैठ रहे हैं वो हम देखेंगे कि कौन सी फोर्स है जिससे ये आए हैं। लेकिन यहां पर जब मॉलिक्यूल्स दूर से यहाँ आए तो क्या हुआ? अट्रैक्टिव फोर्स है स्टूडेंट, अट्रैक्टिव फोर्स है।
ये मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या होगा, ये एनर्जी इनकी क्या होगी, एनर्जी यहाँ पर आए हैं जब तो क्या होगी, एनर्जी कम होगी, ये एनर्जी को रिलीज करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे जब यहाँ पर आके स्टिक करेंगे। इंटरेक्शन हुई है यहाँ पर, इनमें क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसमें भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस पे आए हैं तो फिर क्या होगा, हीट निकलेगी, हीट निकलेगी। और हमें पता है कि और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं जो पेपर में आया था, मैं करना है, एड्सॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स, क्या कह रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, ये कह रहा हूं कि एड्सॉर्प्शन जो है स्टूडेंट्स इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स जब मैंने केमिस्ट्री में कह दिया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो थर्मोडायनेमिक्स तुमने 11th में पढ़ी थी, बताओ उस प्रॉपर्टी का नाम बताओ, कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो प्रूव करती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, बताओ कौन स्टूडेंट बताएगा। Which property in thermodynamics is used in order to find the spontaneity of a reaction? वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो कौन सी चीज होती है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है स्टूडेंट। आप फिजिक्स में भी बहुत यूज करते हो, केमिस्ट्री में भी यूज करते हो, बताओ कौन सी है वो, कौन बताएगा इसका आंसर। एंट्रोपी। एंट्रोपी आंसर गलत है, और बताए कोई। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होंगी जहां पे एंट्रोपी इंक्रीज भी हुई है, उसके बाद भी वो स्पॉन्टेनियस नहीं होती। और ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने यूज की थी, इतना बड़ा फार्मूला तुम्हें बताया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हर जगह कर रहे हैं, फिजिक्स में भी कर रहे हैं। बताओ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी है वो। अटेम्प्ट तो अच्छा किया, किसने बताया था ये आंसर, कोशिश अच्छी की थी। और बताओ। मैंने बताया। हाँ अच्छा, और बताओ किसके दिमाग में क्या है, तुम अभी दिमाग सोचना है भाई, सोच के सारे आंसर मिल जाते हैं। बताओ कोई क्या तुम्हारे दिमाग में है। एक ऐसी प्रॉपर्टी, हमने फाइनल फंक्शन कौन सा बताया था थर्मोडायनेमिक्स में जिससे सारी बातें खत्म कर दी। बार बार मैंने एक फार्मूला बताया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी निकाला, जगह जगह निकाला, बताओ याद है। गिब्स एनर्जी। कौन सी बताई, गिब्स सर, गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर श्यामा, तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया। देखो जब हम किसी चीज के बारे में, जल्दबाजी नहीं है, बहुत समय होता है हमारे पास, सोचना है। अरे डेल्टा जी, तुमने इतना बड़ा फंक्शन बताया, उसे क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। इतना बड़ा साइंटिस्ट, उसको तुम याद नहीं कर रहे। तुम देखो केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया। इसे यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम भी कहते हैं। सिस्टम तो तभी काम करेगा, सिस्टम तो तभी काम करेगा जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नहीं तो हमें सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो डेल्टा जी का साइन क्या होना चाहिए फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बताओ। व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा जी फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, बताओ। नेगेटिव। वेरी गुड आंसर गिवन बाय चांदनी, यू आर सो इंटेलिजेंट। डेल्टा जी माइनस होगा तो सिस्टम यूजफुल वर्क करता है। क्यों माइनस होता है, क्योंकि जब सिस्टम काम करेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, यस और नो। जब सिस्टम काम करेगा स्टूडेंट, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ड्रॉप होगी, तभी तो वो स्पॉन्टेनियस होगी। तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। तुम कह रहे हो जब एड्सॉर्प्शन होती है, जब एड्सॉर्प्शन होती है तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, इसका मतलब इसका डेल्टा जी माइनस होना चाहिए। और डेल्टा जी का फार्मूला तुम्हारे पास क्या है, बताओ। डेल्टा जी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ। डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस, वेरी गुड आंसर गिवन बाय द श्यामा। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब मैं कह रहा हूं कि ये रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। इसका आंसर मुझे बोर्ड के पेपर में लिखना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कहा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, एड्सॉर्प्शन, इसके लिए इसका डेल्टा जी माइनस है, डेल्टा जी कह रहे हो नेगेटिव है, इसका ये साइन नेगेटिव है। अब बताओ एंट्रोपी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई जब एड्सॉर्प्शन हुई, ये भी उसने पूछ लिया था पेपर में, साइन ऑफ डेल्टा एस। एड्सॉर्प्शन केस में डेल्टा एस का साइन बताओ, प्लस या माइनस। एंट्रोपी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई जब एड्सॉर्प्शन हुई। अरे ये मॉलिक्यूल था यहां पर, ये अब यहां पर आके चिपक गया, बताओ एंट्रोपी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। इसका ऑर्डर डिसऑर्डर ज्यादा है, इसका कम है,
क्योंकि ये लोकल हो गया, ये चिपक गया, ये चिपक गया, ये तो फ्री था। तो डेल्टा एस का साइन क्या है यहाँ? नेगेटिव। देख रहे हो, एड्सॉर्प्शन के केस में डेल्टा एस का साइन उसने पेपर में पूछा था, इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव बिकॉज द मॉलिक्यूल विच वाज फ्री it has become fixed, तो इसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। एंट्रोपी का मतलब एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट से कम है स्टूडेंट, तो डेल्टा एस नेगेटिव हो गया। डेल्टा एस नेगेटिव हो गया तो माइनस और माइनस ये साइन पॉजिटिव हो गया, मतलब हमारे पास ये आया डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच। ये नेगेटिव थी, ये नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव होगी, दोनों का मिला के कोई क्वांटिटी आ गई एक्स। अब डेल्टा जी तो नेगेटिव रहना चाहिए, तो बताओ फिर डेल्टा एच का साइन क्या होना चाहिए? कि ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बनेगा कब? जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? बताओ इसका साइन क्या होना चाहिए स्टूडेंट? नेगेटिव। But it proves that delta H should be negative in order for adsorption to take place. For adsorption to take place, delta H should be negative. Therefore, student, adsorption will always be exothermic reaction is a important question. इसके ऊपर मैंने स्टार लगा दिया, ये लो। जो नोट्स होते हैं उन पे स्टार लगते हैं, स्टार का मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, आएगा। इसका आंसर देख लिया, ये आंसर है इसका। कुछ भी कर रहा हूं, कोई भी मर्जी से नहीं लिख सकता, मुझे हर चीज को सही आंसर एग्जाम में लिखना है और समझना है। देखो समझना है, हर चीज को समझना है स्टूडेंट, रट्टेबाजी नहीं हो सकती। ये सारी चीजें हमने बताई आपको। इसने ये पूछा एग्जाम में, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एस ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, तो वो भी पता लग गया। डेल्टा एच भी माइनस है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तब तो डेल्टा जी नेगेटिव है। तो ये कौन सी प्रोसेस मैंने बताई? एड्सॉर्प्शन की, और मैंने बताई एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको डिस्कस किया। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, समझ गए हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक और पॉइंट मैंने लिखा, मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म क्या होता है? देखो एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, मैकेनिज्म क्या होता है स्टूडेंट, मैकेनिज्म क्या होता है? देखो कि ऐसा क्यों है कि सरफेस जो होता है मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब करता है। सरफेस मॉलिक्यूल्स को क्यों एड्सॉर्ब करता है? देखो स्टूडेंट कि जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर होते हैं, ये मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है स्टूडेंट, ये मॉलिक्यूल बल्क में है, ये बल्क में है, देख रहे हो, ये मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स बल्क में है। अब इसका एनवायरनमेंट और इसका एनवायरनमेंट अलग है, क्योंकि ये चारों तरफ से खींच रहा है। देखो फोर्स इसके ऊपर चारों तरफ से एक्ट कर रही है। इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स, इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। एक तरीके से यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, यहाँ पे फोर्सेस, ये इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्सेस बैलेंस्ड है स्टूडेंट्स। ओवरऑल चारों तरफ से फोर्स एक्ट कर रही है, कोई अब ये नहीं है कि किसी तरफ ज्यादा उसको इंटरेस्ट है। यहाँ भी मॉलिक्यूल है, यहाँ भी है, चारों तरफ मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, तो जितनी भी फोर्सेस हैं इक्वल एंड अपोजिट, सब इक्वल एंड अपोजिट वो बैलेंस कर देते। लेकिन इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या स्टोरी है? यहाँ पर सिर्फ मॉलिक्यूल के ऊपर ये इनवर्ड फोर्सेस हैं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये जो सरफेस पे है मॉलिक्यूल, ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, सरफेस का मॉलिक्यूल देख रहे हो, इसके ऊपर सिर्फ फोर्सेस इनवर्ड हैं, इनवर्ड हैं। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, उनके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। क्या है? अनबैलेंस्ड, इनवर्ड की तरफ खींच रहा है, इनवर्ड की तरफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। इसे मैं रेजिडुअल फोर्सेस भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? रेजिडुअल फोर्सेस भी कह सकता हूं। इसी का कारण ये मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट करते हैं। कौन? सरफेस वाले। ये मॉलिक्यूल तो सेटिस्फाइड है क्योंकि इसको चारों तरफ से मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, तो ये फोर्सेस बैलेंस्ड है। इसकी इधर उतनी फोर्स है, उधर भी उतनी है, इधर भी इतनी है, इतनी, तो ये कैंसिल कर लेती है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। लेकिन इसके ऊपर फोर्सेस सारी इनवर्ड है, तो इनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पर। ये मॉलिक्यूल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये खींच लेगा इसको अपनी तरफ, क्योंकि इसकी फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं। इसे ऊपर फोर्सेस चाहिए, ऊपर से फोर्सेस कहाँ से आएंगी? जब इसके ऊपर आके मॉलिक्यूल्स बैठ जाएंगे सरफेस के। तो स्टूडेंट ये इसका रीजन है व्हाई द एड्सॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस।
तो आपको बात समझ में आई कि आज का जो लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट। तो आज हमने जो बताई डेफिनेशंस, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिसऑर्प्शन, इन सब की डेफिनेशन बताई और तुम्हें एविडेंसेस दी एक्सपेरिमेंटल टू प्रूव द एडजॉर्प्शन। फिर तुम्हें एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में मैंने बताया और फिर तुम्हें मैंने मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन भी बताया कि ऐसा क्यों होता है कि जो फोर्सेस होती हैं वो अनबैलेंस्ड होती हैं। ये अनबैलेंस्ड वैलेंसीज भी हम इनको केमिस्ट्री में कहते हैं। जहाँ चीज़ें अनबैलेंस होती हैं वो रिएक्ट कर सकती हैं बैलेंस होने के लिए, वो मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उनके ऊपर कोई फोर्स है नहीं, वो उनके पास सिर्फ इनवर्ड फोर्स है, तो इसलिए मॉलिक्यूल ऊपर आके चिपकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कितने टाइप के एडजॉर्प्शन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैटालिसिस, और ये सारा हमारे बहुत एप्लीकेशंस होती हैं हर चीज़ की, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। तो मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूँ, हमसे जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताइए कि वो ऐसी क्लासेस में ज्वाइन करें ताकि हम और भी ज़्यादा मटेरियल आपको दें जो कंपटीशन और सीबीएसई में आता है। हमारे हर लेक्चर में ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें मिल रहे हैं जो बोर्ड में आते हैं। तो आप हमारे वीडियोस को फॉरवर्ड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन करें और फिर हम इस कोर्स को और भी आगे बढ़ाएं। हमारा मोटिवेशन इतना ही है कि आप हमें और स्टूडेंट्स को कलेक्ट करिए और उनको इससे जोड़िए। जो स्टूडेंट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ी महंगी होती है कोचिंग जब आप किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करोगे। एक बात बता दूं, यहाँ पे बहुत ही कम रेट पे आपको सब कुछ हो रहा है, ऑलमोस्ट फ्री। तो इसमें स्टूडेंट्स को लाइए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आए और हमारे कोर्स का बेनिफिट उठाएं और 100 में से 100 नंबर लेके अपने मेरिट को प्राप्त करें देश में। तो बाय बाय, फिर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में और इसके भी रिकॉर्डेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है स्टूडेंट्स? कोई डाउट आपको है तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास पे।